नमस्कार, सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, नमस्ते बिहार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रुचिका राय। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो, साथ रहने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है ताकि विरोधी तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई? किसी बैगेज को लेकर क्यों चलेंगे, हम अपनी राह बनाएंगे। ये बयान है पिछली विधानसभा में बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खान का। शकील अहमद खान ने अपने बयान से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आरजेडी को बोझ बताते हुए कहा है कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की क्या जरूरत है। आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। आम लोग 90% से ज्यादा की राय यह बनी है कि जिस काम से हमको लाभ नहीं है, जिस योग से हमको लाभ नहीं है, जिस अलायंस से, तो जब लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी राह बनानी चाहिए। और शकील अहमद खान के बयान पर आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। के कारण ही कांग्रेस पार्टी का कुछ भी सीट आता है वो आरजेडी के कारण बिहार में आता है। जबकि एनडीए के नेता तंज कसते हुए कह रहे हैं कि ऐसे गठबंधन का यही हश्र होता है। जमीनी स्तर पर इस गठबंधन का कोई भी वैल्यू या मूल्य नहीं था। यह ज्ञान अगर आप चुनाव के पहले राहुल गांधी जी को देते तो शायद कांग्रेस को बिहार में कुछ लाभ होता। 2025 के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस और आरजेडी का मनमुटाव सामने आता रहा है। चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा था कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी था, और अब कांग्रेस के दूसरे नेता शकील अहमद खान ने आरजेडी को बोझ बताते हुए पार्टी नेतृत्व को सलाह दे डाली है कि आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राबड़ी आवास से बुधवार की रात सामान शिफ्टिंग कर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। अब नीरज कुमार ने पूछा कि किसके निर्देश पर राबड़ी आवास को गाड़ी घुसी राबड़ी आवास में। आरजेडी ने नीरज कुमार पर पलटवार करते हुए ऊंची राजनीति का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें 25 दिसंबर 2025 की हैं। राबड़ी आवास से छोटे ट्रकों पर कुछ सामान, पेड़ पौधे और गमले बाहर ले जाए गए। 4 दिन बाद भी ये तस्वीरें बिहार की राजनीति को गरमाए हुए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। नीरज कुमार ने पूछा है कि किसके निर्देश पर राबड़ी आवास में गाड़ी घुसी और सामान बाहर ले जाए गए। विभाग को इसे देखना चाहिए। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए। नीरज कुमार के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जेडीयू के नेता अब ओछी सियासत कर रहे हैं। उनके आवास को लेकर ओछी सियासत हो रही है और अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निगरानी करनी है वहीं पर टेंट लगाकर निगरानी करें, जासूसी करें, इससे क्या होना है। बता दें 2006 से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहा था। नई सरकार बनने के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया और 25 नवंबर को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इसके बाद से सियासत तेज है और सत्ता पक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के नेता ओछी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राबड़ी देवी के बंगले पर सियासी किचकिच इस वक्त जारी है। पूर्व गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने लालू परिवार पर हमला किया। मंत्री ने कहा कि लालू परिवार को सरकारी बंगला खाली करने में परेशानी हो रही है। ये उनके परिवार और पार्टी का स्वभाव है। ये लोग पंखा, बल्ब, कुर्सी तक ले जाते हैं।
कोई है क्या? कानून कानून होता है, नियम नियम होता है। विरोधियों को है तो वह मचाने का मचाते रहे, उनके संस्कार उनके डीएनए में तो ऐसा ये है। अरे तो ये घटियापन का हद है, सीमा पार कर गया। लोग सुनते नहीं है कि राजद के लोग पंखा खोल लिया सरकारी, टेबल उठा कर ले जा रहा है सरकारी। इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। मंत्री अशोक चौधरी की रुकी है नियुक्ति। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक है, अशोक चौधरी ने लगाया और नाम में गड़बड़ी और प्रमाण पत्रों में कमी को लेकर के रोक लगाई गई है। शिक्षा मंत्री ने कही है जांच की बात, आयोग के पास भेजा गया ये पूरा मामला और जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान भी देखिए सामने आ गया है, गड़बड़ी पाई गई है, अब जांच हो रही है। कमीशन को मामले को लेकर के पूरा ये मामला जो है वो कमीशन को भेजा गया। सर्टिफिकेट में पाए गए हैं डिफरेंस और अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, वो सिलेक्ट भी हो गए। राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होनी थी, अशोक चौधरी को नियुक्ति नहीं दी गई। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी कहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा तो देखिए कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए। तो देखिए वहीं इस मुद्दे पर सियासत में इस वक्त गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है। पर जिस तरह से किरकिरी हुई है, जिस तरह से लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में सच और सच्चाई सामने आ गया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया? बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है संदिग्ध है क्या? अशोक चौधरी जी को आके इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई। बावजूद इसके अंतिम सूची में राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। एनडीए सरकार की पहचान ही है पारदर्शिता और जवाबदेही। यहां न पद मायने रखता है और न ही व्यक्ति। अगर किसी भी स्तर पर नियमों में कमी या प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जांच होती है और कार्रवाई भी तय होती है। देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बिहार की सियासत में एंग्री मैन की भूमिका में अब नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा ने जब लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई तो राजस्व सेवा संघ ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन विजय सिन्हा ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनकी जन सुनवाई जारी रहेगी, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। अफसरों को अब उनका ये जो एटीट्यूड है वो रास नहीं आ रहा। हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में हैं। नई सरकार में विजय सिन्हा एंग्री मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। भरी सभा में अधिकारियों को लताड़ और फटकार के बाद राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम के जन कल्याण संवाद को रोकने की मांग की थी, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की नाराजगी का विजय सिन्हा पर कोई असर नहीं दिख रहा। विजय सिन्हा ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि विभाग से जुड़ी शिकायतों पर उनकी जन सुनवाई जारी रहेगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कई शिकायतें लगातार लोगों का आ रहा है। लोगों की उम्मीद जगी है
हमारा प्रयास है कि भूमि विवाद पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करना। सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम हम लोग करेंगे और उसके बाद भागलपुर में 4 जनवरी को। विजय सिन्हा को लापरवाह और सुस्त अधिकारियों की शिकायत की परवाह नहीं है। डिप्टी सीएम 4 जनवरी को सहरसा में जन सुनवाई जारी रखेंगे। इसके पहले भी डिप्टी सीएम ने राजस्व सेवा संघ के पत्र पर अधिकारियों को 2 टूक सुना दिया था। मैं नहीं जानता कि कौन कहां नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहां पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अधिकारियों पर क्या बरसे? उन्हीं के विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन विजय सिन्हा अड़िग हैं। विजय सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। जन कल्याण संवाद में डिप्टी सीएम, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम किसी को छोड़ नहीं रहे। डिप्टी सीएम के तेवर देख अब अधिकारियों में हड़कंप मचा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और जमुई में मालगाड़ी डिरेल होने के बाद झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन कई ट्रेनों के डाइवर्ट और कैंसिल होने के बाद यात्री परेशान हैं। पुल पर लटके मालगाड़ी के डिब्बे, पुल के नीचे गिरे मालगाड़ी के डिब्बे, पुल के बीच में फंसे डिब्बे। हादसे की ये तस्वीर भयावह है। जमुई के टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बड़े हादसे के बाद दूसरे दिन भी झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। टेलवा हाल्ट के पास ट्रैक को दुरुस्त करने का काम लगातार चल रहा है। मालगाड़ी का मलबा हटाने के बाद रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हादसे की वजह से कई पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। जमुई स्टेशन पर ट्रेनों की कमी से यात्री परेशान हैं। हादसे के बाद जसीडीह पुणे वीकली एक्सप्रेस, आरा कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस, थावे टाटानगर एक्सप्रेस, टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस, कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस, देवघर पटना मेमू, दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस, जयनगर कोलकाता वीकली एक्सप्रेस, जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस, बलिया सियालदह एक्सप्रेस, रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस, गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस, इन ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। रेलवे ने हादसे के बाद 7 जोड़ी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। सियालदह बलिया एक्सप्रेस, मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस, जसीडीह मोकामा मेमू, किऊल जसीडीह मेमू, देवघर झाझा मेमू, झाझा जसीडीह मेमू, जसीडीह वैद्यनाथ धाम मेमू, झाझा पटना मेमू, जसीडीह किऊल मेमू ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदलकर परिचालन कराया जा रहा है। घटनास्थल पर रेलवे की ओर से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। क्रेन और भारी मशीनों की मदद से बेपटरी डिब्बों को हटाने और ट्रैक से मलबा साफ करने का काम भी जारी है। साथ ही क्षतिग्रस्त रेल पटरी को दुरुस्त भी किया जा रहा है। शनिवार की रात जसीडीह से झाझा की ओर जा रही सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 19 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में मालगाड़ी के 3 डिब्बे तो बरुआ नदी के पुल से नीचे जा गिरे, जबकि कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। इस हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। हादसे के बाद यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। झाझा जसीडीह रेलखंड के टेलवा हाट के पास मालगाड़ी हादसे के बाद इस रूट के रेल परिचालन बिल्कुल ही ठप है। आपको बता दें कि रेल परिचालन को बहाल करने के लिए लगातार काम चल रहा है
और घटनास्थल पर मालगाड़ी के मलबा को हटाए जाने के बाद रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम भी चल रहा है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कुछ घंटे के बाद डाउन लाइन पर रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। अप लाइन को भी दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल डाउन रेल ट्रैक से ही अप और डाउन दोनों ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। हालांकि इस मामले में रेलवे के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आसनसोल पीआरओ के द्वारा इस बात की जानकारी भी दी गई है कि देर रात रेल परिचालन को बहाल किया जाएगा। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। भूमाफिया पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। रोसड़ा सीओ पर मिली भगत के आरोप भी हैं। रिश्वत लेकर हेराफेरी करने का ये पूरा मामला। भूमाफिया पर जमीन कब्जाने का और महादेव मठ, कबीर मठ पर कब्जा जमाया गया है। 500 करोड़ की जमीन बताई जा रही है जिस पर ये भूमाफियाओं का कब्जा है और इसमें अधिकारियों की मिली भगत के आरोप भी लग रहे हैं। और यही वजह है कि ये मामला बेहद गंभीर हो गया है। समस्तीपुर के डीएम ने इस पर संज्ञान लिया है और पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ने कार्रवाई की मांग की। समस्तीपुर डीएम ने अब कार्रवाई का भरोसा दिया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी अगर उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है। डीएम ने यह कहा है जांच के बाद उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। इसी बीच देखिए पटना से बड़ी खबर आ रही है। 3 अपराधियों की संपत्ति जब्त हुई है। 1421 जो अपराधी वो चिन्हित किए गए। डीजी पंकज दराद ने जानकारी दी। अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है और 1421 अपराधियों को किया जा चुका है चिन्हित। आपको बता दें कि 407 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट में प्रस्ताव भेजा गया है। 80 अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी जारी है और जिन अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है उनमें बेगूसराय जिले के चरिया बरियारपुर मंझौल थाना के निवासी कुमार रंजन ओमकार, मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना निवासी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर और वैशाली के गंगा ब्रिज थाना के चकपुल निवासी दीपक कुमार का नाम शामिल है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है। धारा है 107 बीएनएसएस का, जिसमें अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाता है। ये इस प्रक्रिया में 1421 अपराधियों को पूरे राज्य स्तर पर चिन्हित किया गया था विभिन्न थाना आदि के द्वारा। उसमें 407 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव भी माननीय न्यायालय में भेजे गए और उनमें जो प्रस्ताव भेजे गए उसमें 80 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। और फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।